दोस्तों, इस एज को एज ऑफ रिवाइवल भी कहा जाता है। रिवाइवल का मतलब होता है पुनर्जीवन। इसका मतलब साफ है कि पुराने समय में जो अच्छे वर्क लिखे गए थे उसे प्रिंट करवाकर नया एकदम पब्लिश किया जाए, जिससे लोग हैं वो उसको पढ़ने में इंटरेस्ट ले और खुद लिटरेचर के इफेक्ट में आकर, इन्फ्लुएंस में आकर अच्छी जिंदगी जिए। और दोस्तों, रही बात इसके मेन टाइटल की, यानी फ्रॉम चौसर टू स्पेंसर, ये टाइटल की, तो इस एज के मेन पोएट थे जियोफ्रे चौसर और एडमंड स्पेंसर, इसलिए इस एज को उन दोनों का नाम ही दिया गया है। दोस्तों, इस एज के अगर टाइम की बात करें तो 1450 से लेकर 1550 तक ये एज चलती है। अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे, फिर इसमें कौन सा लिटरेचर लिखा गया है वो जानेंगे। इस एज में एक लड़ाई यानी एक वॉर होता है द हाउस ऑफ यॉर्क और द हाउस ऑफ लैंकेस्टर के बीच। द हाउस ऑफ यॉर्क का सिंबल है व्हाइट रोज और इसका किंग है रिचर्ड थर्ड, और द हाउस ऑफ लैंकेस्टर का किंग है हेनरी सेवेंथ और इसका जो सिंबल है वो है रेड रोज। इस लड़ाई को वॉर ऑफ रोज कहा जाता है बिकॉज दोनों टीम के सिंबल रोज है। इस लड़ाई में हेनरी सेवेंथ यानी हेनरी ट्यूडोर जीत जाता है। ट्यूडोर इसलिए बिकॉज वो ट्यूडोर डायनेस्टी से, ट्यूडोर वंश से बिलोंग करता था, इसलिए। अब ट्यूडर डायनेस्टी का शासन आया है और किंग बना है हेनरी सेवेंथ। दोस्तों, ये हेनरी ट्यूडोर दोनों टीम का खून है, यानी माता पिता अलग अलग रोज से बिलोंग करते थे। ट्यूडर डायनेस्टी में लोग काफी खुशहाल थे, लड़ाई झगड़े बंद हो गए। अब हेनरी सेवेंथ ने एजुकेशन को बढ़ावा दे दिया, साथ ही इटाली और ग्रीस में पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को भेजने लगा। इंग्लैंड में तो वो रहते थे, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वो इंग्लैंड, इटाली और ग्रीस में पढ़ते थे। ये सभी चीज़ें रेनेसा का बैकग्राउंड माना जाता है। गाइस, रेनेसा का भी मतलब पुनर्जीवन ही होता है और ये एलिजाबेथ एज में आया था, उसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई है। दोस्तों, हेनरी सेवेंथ ने बेटा पाने के लिए तीन शादियां की। पहली शादी से मैरी नाम की बेटी हुई, दूसरी शादी प्रोटेस्टेंट समुदाय की लड़की एन बोलेन से की, जिससे एलिजाबेथ नाम की बेटी हुई। हेनरी ने तीसरी शादी जैन सेमूर से की, जिससे एडवर्ड सिक्स नाम का बेटा हुआ, जो कि सिर्फ 9 साल की उम्र में ही गद्दी पर बैठा था। गाइज, यहाँ एक वर्ड आया है प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट क्या होता है? क्रिश्चियन जो धर्म है उसके दो समुदाय, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रोटेस्टेंट और दूसरा है कैथोलिक। तो यहाँ जब शासन चल रहा था तब क्या था पुराने टाइम पर कि अगर राजा है, किंग है या फिर क्वीन है, वो प्रोटेस्टेंट है, तो वो जो अपनी प्रजा में जितने भी लोग प्रोटेस्टेंट समुदाय के हैं उसे ही सपोर्ट करते थे, कैथोलिक को सपोर्ट नहीं करते थे, ऐसा होता था। अब हेनरी प्रोटेस्टेंट समुदाय से था तो उसने कैथोलिक्स को अपने स्टेट से निकाल दिया या फिर अन्याय करता था उसके साथ, और साथ ही 15 साल की उम्र में ही उसका जो बेटा था, 9 साल की उम्र में गद्दी पर जो बैठा था एडवर्ड सिक्स, वो तो चल बसा यानी मर गया। अब जैसे ही एडवर्ड सिक्स मरा, तुरंत क्राउन आ गया मैरी के हाथ में। मैरी वही है दोस्तों जो कि पहली शादी से हेनरी की बेटी हुई थी, वही। बिकॉज वो बड़ी है इसलिए वही सब कुछ संभाल रही है। अब तो वो मैरी भी इतनी अच्छी क्वीन नहीं थी, इसलिए तो लोग उसे ब्लडी मैरी कहते थे। मैरी ने 5 साल तक शासन किया। हेनरी की पहली वाइफ की बेटी मैरी की जगह अब आ गई है एलिजाबेथ, जो कि दूसरी वाइफ की बेटी है। अब एलिजाबेथ भी प्रोटेस्टेंट ही थी, फिर भी उसने दोनों समुदायों को साथ रखा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, इसलिए दोनों समुदायों को शांति मिली गई। हमारे यहाँ जैसे गुप्त युग को सुवर्ण काल कहा जाता है, वैसे ही एलिजाबेथन एरा को इंग्लैंड का गोल्डन एज माना जाता है। अब जानते हैं इस एरा में, इस एज में इंपॉर्टेंट घटनाएं कौन कौन सी है, जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक है रिफॉर्मेशन। दोस्तों, आपने देखा कि कैथोलिक राजा कैथोलिक प्रजा को ही अच्छे से रखता था, बट प्रोटेस्टेंट के साथ अत्याचार करता था, इसलिए प्रोटेस्टेंट्स ने रिफॉर्मेशन मूवमेंट, आंदोलन शुरू किया। मूवमेंट का मतलब ये होता है आंदोलन, तो ये मूवमेंट शुरू की प्रोटेस्टेंट्स ने, और इसका लीडर था मार्टिन ल्यूथर। अब ये मार्टिन ल्यूथर जो था वो कौन था? वो था एक जर्मन मॉन्क यानी जर्मन साधु, जिसने ये पूरी मूवमेंट है वो शुरू की है। अब जिसके फॉलोवर है वो भी प्रोटेस्टेंट्स के नाम से जाने जाते थे, बिकॉज उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, विरोध किया था अपने साथ जो अत्याचार हो रहा था उसके खिलाफ, इसीलिए। दूसरी चीज,
अब दूसरी मूवमेंट हुई थी स्विट्जरलैंड में, और ये मूवमेंट जॉन कैल्विन ने शुरू की थी। ये मूवमेंट कोई स्पेशली अपने हक के लिए लड़ाई वगैरह नहीं था, बट एक नया संप्रदाय शुरू होता है जॉन कैल्विन से, जिसका नाम है कैल्विनिज्म। अब देखते हैं लिटरेचर के फील्ड में क्या हुआ था। हमने देख लिया कि ये सब हुआ था वो रिलीजियन या फिर धर्म के मामले में हुआ था, तो अब देखते हैं लिटरेचर में क्या हुआ था। सबसे पहले तो जो हैंड रिटन कॉपी थी, सभी की सभी पोएट ने लिखी थी या फिर कोई राइटर ने लिखी थी, तो वो सभी थी वो प्रिंटिंग में जाने लगी थी, जिससे ये लंबे समय तक टिक सके। दूसरी चीज़, विलियम कैक्सटन नाम का एक इंसान था जिसने ओरिजिनल इंग्लिश को इंग्लैंड में लाना और बढ़ावा देना, ये दोनों महान काम किए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो में कि लोगों ने इससे पहले फ्रॉम चौसर टू स्पेंसर से पहले जो एज थी उसमें ही प्योर इंग्लिश बोलने की ठान ली थी। अब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश बाइबल। अब प्रिंटिंग प्रेस आ गई है, तो गुटेनबर्ग नाम का एक बंदा सबसे पहले बाइबल को प्रिंट करवाता है 1450 में। विलियम टेंडल ओरिजिनल हिब्रू और ग्रीक में लिखी गई बाइबल को 1525 में इंग्लिश में लेकिन आधी ही करवा पाता है। उसने स्टार्टिंग तो की है बाइबल की ट्रांसलेट करके उसे प्रिंट करवाने की, लेकिन वो आधी ही कर पाता है। लेकिन उसके बाद एक इंसान है माइल्स कवरडेल। अब ये है विलियम टेंडल का जो अधूरा काम था वो पूरा कर देता है, और इसे फाइनली 1535 में, यानी बाइबल को 1535 में माइल्स कवरडेल पूरी की पूरी इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा कर प्रिंट करवा देता है। अब ड्रामा का क्या हाल था, तो इस दौरान ड्रामा का काफ़ी ग्रोथ हुआ। नए टाइप्स के ड्रामा आ गए हैं। पहला है मिस्ट्री प्ले, जिसमें बाइबल की सैड स्टोरीज है। दूसरा मिरेकल प्लेस, जिसमें क्रिश्चियन धर्म के साधु महात्मा उसके बारे में लिखा है। मोरालिटी प्ले, जिसमें अपने अंदर अच्छे गुण वर्च्यूज लाने का क्या फ़ायदा होता है उसके बारे में लिखा है। फिर ड्रामा का एक और नया टाइप आता है इंटरल्यूड्स, जिसमें रिलीजियस और पॉलिटिकल स्टोरीज यूज होते हैं। जॉन हेवुड नाम का एक राइटर था, इसने इंटरल्यूड्स को काफ़ी बढ़ावा दिया था। इंटरल्यूड्स ज़्यादा उसने ही लिखे हैं। अब देखते हैं पोएट्री का क्या हाल है। तो पोएट थे जॉन स्केल्टन, जॉन लीजेट, स्टेफन ह्यूस। यहाँ मैंने दो नाम ही मेंशन किए, जॉन स्केल्टन और जॉन लीजेट। अब ये दोनों भी अच्छी पोएट्री लिखते थे, लेकिन गाइज आपको शायद मालूम होगा कि चौसर कितने बड़े राइटर थे, कितने अच्छे पोएट थे, तो उसके सामने ये दोनों कुछ भी नहीं थे। अब स्कॉटलैंड में जो पोएट ने चौसर की स्टाइल को फॉलो किया है, यानी चौसर जैसा लिखता था वैसा ही बिल्कुल जिसने लिखा है, उसको चौसरियन कहा जाता है। जैसे अरिजीत सिंह के फैंस को हम अरिजीतियंस कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही चौसर जैसे लिखता था वैसे ही जिस पोएट ने लिखा है पोएम को, तो उसे चौसरियन स्टाइल का पोएट माना जाता है। अगर बात करें प्रोज की, तो रिफॉर्मेशन की वजह से प्रोज इस टाइम में काफ़ी ग्रोथ पे पहुंच जाती है, काफ़ी बढ़ावा मिलता है प्रोज को। अब इस एज में प्रोज लिखने वाले नोटेबल राइटर्स थे इरास्मस और थॉमस मोर। ये दोनों ही काफ़ी प्रोज लिखते हैं और उन दोनों के प्रोज काफ़ी फेमस भी होते हैं। और रही बात थॉमस मोरे की या फिर थॉमस मोर की, तो ये राइटर वही है जिसने यूटोपिया जैसा ग्रेट वर्क लिखा है। गाइज ये वीडियो ही खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो या फिर इस वीडियो का जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।